अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं परी शाह के कलम से लिखा गया खूबसूरत नावल तेरे नाल इश्क एपिसोड नंबर 13। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि इसी तरह हमारे आने वाली हर एपिसोड आप तक पहुँचेगी। अब बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। अम्मू बताए ना, आपने कल बोला था घर जाकर बताएंगी। अपना स्कूल का काम करके वो जल्दी से लाउंज में आती इसके पास बैठ गई। आपका स्कूल का काम हो गया पूरा? मुस्कुराकर इसके पास बाल ठीक करते इसने पूछा। यस, मैंने सब कुछ कर लिया, सारा होमवर्क कर लिया और याद भी कर लिया, इसने फर्माबरदारी से सर हिलाकर जवाब दिया। भाई क्या बताना है, मुझे भी बताएं। पास बैठी शाजिया बेगम मुस्कुरा कर बोली। मॉम, कल जब हम मॉल गए थे ना और मैं फ्रॉक ले रही थी तो अम्मू ने बोला कि इसके स्लीव्स नहीं हैं, इसको ना लो। फिर मैंने वजह पूछी तो अम्मू ने बोला कि घर जाकर बताऊंगी। इसने फर पूरी बात बता दी तो शाजिया बेगम ने इसका माथा चूम लिया। चलो अबीर बताओ, मैं और आबी सुनना चाहते हैं। वो मुस्कुराकर बोली तो अबीर भी मुस्कुरा दी। आपको पता है जो डायमंड होता है इसको शॉप वाले इतना संभाल कर छुपा कर क्यों रखते हैं? इसने सवाल किया तो अबिया सोचने लगी। शाजिया बेगम इसकी बात समझकर मुस्कुरा दी। वो अक्सर ऐसे ही अबिया को बातें समझाती थी। यस, मुझे याद है, टीचर ने बताया था डायमंड बहुत कीमती होता है और बहुत नाजुक होता है। अगर इसको थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो इसकी कीमत कम हो जाती है, इसलिए शॉप वाले इसको बॉक्स में बंद करके लॉकर में छुपा कर रखते हैं। टीचर की बात याद करते इसने सब कुछ बता दिया। आपकी टीचर बिल्कुल ठीक कहती हैं। इस तरह जो गर्ल्स होती हैं वो भी बिल्कुल डायमंड की तरह कीमती और नाजुक होती हैं। अल्लाह ताला ने गर्ल्स को कहा कि वो खुद ही खुद को छुपा कर रखे, पूरे कपड़े पहने, अपने सर पे दुपट्टा लिया करें। जिस तरह डायमंड कीमती होता है और चोट लगने पे इसकी कीमत कम हो जाती है, इसी तरह गर्ल्स की इज्जत भी बहुत कीमती होती है। एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। इसीलिए अल्लाह जी ने कहा कि गर्ल्स को खुद को छुपा कर रखना चाहिए। जब गर्ल्स ऐसा करती हैं तो फिर अल्लाह जी भी इनकी हिफाजत करते हैं, जैसे शॉपकीपर अपने डायमंड की केयर करते हैं, हिफाजत करते हैं। अल्लाह जी इनसे ज़्यादा अच्छी तरह इन गर्ल्स की हिफाजत करते हैं। इसने नरमी से मुस्कुराते समझाया तो अबीहा ने नासमझी से देखा। इसकी छोटी सी अकल अबीर की बात समझने से कासिर थी। पास बैठी शाजिया बेगम, ऊपर खड़ा महद इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। महद इस लड़की के पल पल बदलते अंदाज पे हैरान होता था। कभी कभी वो इसको बिल्कुल बच्ची लगती थी और कभी एक समझदार लड़की जो इसकी बेटी की बहुत अच्छी परवरिश कर रही थी। अम्मू, अल्लाह जी क्यों हिफाजत करते हैं? इसने सवाल किया। क्योंकि अल्लाह जी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे एक मम्मा अपने बेबी से बहुत प्यार करती है न, इसी तरह अल्लाह जी बंदे से 70 माओ जितना प्यार करते हैं। जो लोग अल्लाह जी की बात मानते हैं तो अल्लाह जी भी इनकी बात मानते हैं। अबीर इसी के अंदाज में बोली तो मुस्कुरा दी। अगर मैं अल्लाह जी की सारी बातें मान लूँ तो क्या अल्लाह जी मेरी दुआ भी मान लेंगे? वो कुछ झिझक कर बोली। हाँ जी, बिल्कुल मान लेंगे। वो मुस्कुराई। इन दोनों को मसरूफ देखकर शाजिया बेगम अपने रूम में चली गई थी कि इन्होंने नमाज पढ़नी थी। महद भी मोबाइल कान से लगाकर रूम में घुस गया। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? वो मुस्कुराई। पहले तो आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी पड़ेगी, कुरान पाक पढ़ना होगा, सब बड़ों की इज्जत करनी होगी, किसी से भी लड़ाई नहीं करनी, सबसे अच्छे से बात करनी है, अगर कोई मुश्किल में है तो इसकी हेल्प करनी है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, और अगर कोई बीमार देखो तो इसके लिए अल्लाह जी से दुआ करनी। इसने उंगली पे गुनवाया तो अभिया परेशान हो गई। इतना सब कुछ करना पड़ता है? ये तो बहुत आसान काम है, आपसे भी हो जाएंगे, और अगर आपसे नहीं हुआ तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। इसने मुस्कुराकर अभिया की मुश्किल दूर की। फिर अल्लाह जी मेरी दुआ मान लेंगे? इसको अभी तक भी यकीनी सी थी। जी बिल्कुल मान लेंगे। वैसे आपने क्या मांगना है अल्लाह जी से? इसने ज़रा तजस्सुस से पूछा। नो, मेरा और अल्लाह जी का सीक्रेट है। इसने फ़ौरन होंठों पे उंगली रखी। अम्मू से भी सीक्रेट? इसने मुंह बनाया। बता दूं, आप नाराज़ तो नहीं होगी? इसके पास बैठी वो थोड़ा झिझक कर बोली। नहीं मेरी जान, अम्मू आपसे कभी नाराज़ नहीं होंगी, आपको जो भी बताना है बताओ। इसने अपनी गोद में बिठाकर कहा तो अबीहा सोचने लगी। मैं अल्लाह जी से कह रही थी कि मुझे भी छोटा भाई बहन चाहिए, जैसे मेरी सब फ्रेंड्स के पास छोटे भाई बहन हैं, बट मेरे पास ही नहीं है। क्या अल्लाह जी मुझे छोटा भाई बहन दे देंगे? इसने अबीर के चेहरे पे हाथ रखते मासूमियत से पूछा तो अबीर के होंठों पे मुस्कुराहट फैल गई। मेरी जान, आप अल्लाह जी से कहना, वो आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। इसके फूले फूले गाल छूम कर इसको खुद में भेजती नम आवाज़ में बोली। सच में अम्मू? इसके चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। जी मेरी जान, सच में। अबीर इसके पेट पे हाथ रखे गुदगुदी की तो अबीहा खिलखिलाहट पूरे घर में गूंजी। शाम के साए गहरे होते जा रहे थे, परिंदे अपनी आशियानों की तरफ जा रहे थे। सूरज आसमान के आखिरी किनारे पे खड़ा अपनी लाली से आसमान को लाल कर चुका था। 6 बजे के करीब इसकी गाड़ी घर के पोर्च में रुकी। बाहर कदम रखते इसकी नज़र लॉन में गई, जहां हमदान बैठा इसका ही इंतजार कर रहा था। बाहर कोई गार्ड या गाड़ी नहीं थी, इसलिए इसके आने का पता न चला। गहरा सांस लेकर वो अंदर जाने के बजाय लॉन में आ गई। वो आज मिले बगैर जाने वाला नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। हैंड बैग नीचे कुर्सी के साथ रखते वो संजीदगी से बोली।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम? नज़र इसके संजीदा चेहरे पर डालते इसने खुश दिली से बोला, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, मिलना चाहते थे? वो सीधा मुद्दे पे आई, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमसे वैसे भी मिल सकता। तुमने बताया नहीं कि तुम ऑफिस ज्वाइन कर रही हो। वो तो तुम्हें तैमूर से बात हुई तो पता चला। इसने शिकवा किया। हफ्सा ने जवाब नहीं दिया। वो खामोश नजरें टेबल की सतह पे जमाए बैठी थी। हफ्सा, क्या हो गया है? क्या तुम्हारी दोस्ती इतनी कमजोर थी कि इतनी जल्दी टूट गई? वो दुख से बोला, हमदान प्लीज, दोस्ती को बीच में मत लाओ। जो भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तो तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाया था, ये जानने के बाद भी कि लड़का लड़की के भी दोस्त नहीं बन सकते। फिर भी तुम्हारे साथ दोस्ती ख़त्म नहीं की, सिर्फ इस वजह से कि तुम एक लड़की की इज्जत करना जानते हो। हमेशा से यही समझ रही थी कि तुम कभी किसी लड़की के साथ बुरा नहीं कर सकते, इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ थी। लेकिन तुमने क्या किया? मेरी दोस्ती की वजह को ही ख़त्म कर दिया। अब तुम क्या तवक्को कर रहे हो मुझसे? वो गुस्से से बोली। जितना ये सब भूलने की कोशिश कर रही थी, इतना ही हमदान रोज़ रोज़ याद करवा देता था। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है। हमदान शर्मिंदगी से बोलने लगा, लेकिन वो बीच में बोल पड़ी, गलती नहीं, गुनाह हुआ है तुमसे। बगैर किसी सबूत के किसी के किरदार पे उंगली उठाना गुनाह के जुमरे में आता है। और तुमने तो इस लड़की के किरदार पे सवाल उठा दिए जो तुम्हारे निकाह में थी। ज़रा भी एहसास नहीं हुआ तुम्हें? वो तुम्हारी कज़न थी, बचपन से तुम्हारे सामने थी, 2 साल से तुम्हारे निकाह में थी, और तुम इसको समझ न सके कि वो कैसी लड़की है। तो है तुम्हारी सोच पे हमदान। वो जैसे फट पड़ी थी। हमदान का दिल चाहा कहीं डूब मरे। वो सर झुकाए लब कुचलने लगा। चलती हूँ। इसका सर झुका देखकर वो उठ खड़ी हुई। हमदान ने इसको रोकना चाहा, लेकिन हिम्मत न हुई। वो ठीक ही तो कह रहेगी, कह कर गई थी। आंखों में आई नमी को साफ करते वो उठता वहां से चला गया। महक, तुम अपनी बीवी से जेलिस हो रहे हो? इसकी सारी बात सुनकर सोफिया आपो हैरत से बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं इनसे क्यों जेलिस होने लगा? इसने फौरन नफी की। तो फिर? इन्होंने आबरू उचकाई। वो धौंस जमाती है मुझ पे। घर पे मुझे कॉफ़ी नहीं मिलती, खाना इनकी मर्जी से बनता है, चाय इनकी मर्जी से पीनी पड़ती है। कल वो मेरी शॉपिंग कर चुकी है। अभी को पता नहीं क्या क्या सिखाती रहती है। मेरा सारा रूम बदल दिया है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। वो नाराज़ बच्चे की तरह शिकायत कर रहा था। सोफिया आपो हंस पड़ी। यार, आप हंस क्यों रही हैं? वो खफा हुआ। तुम भी ना महक, कभी कभी बच्चे बन जाते हो। ये इसका काम है जो वो कर रही है, और बहुत अच्छा कर रही है। तुम बिला वजह ही इतना सोच रहे हो। इन्होंने नरमी से समझाया तो वो सर झटक कर रह गया। वो आबी के लिए आई हैं तो इस हद तक ही महदूद रहे। मेरी लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रही हैं? वो झंझला गया था। महक, तुम एक समझदार इंसान हो, इतने बच्चे नहीं हो कि समझ न सको। वो बीवी है तुम्हारी, निकाह किया है तुमने। वो अब तुम्हारी लाइफ का हिस्सा है। तुम जितना जल्दी समझ जाओ बेहतर है। जो हो चुका है अब भूल जाओ इसको। वो सब अल्लाह की मर्जी थी। आगे बढ़ो लाइफ में। तुम्हारी बीवी है, बेटी है, इनको टाइम दो। बार बार पीछे मुड़कर देखने से कुछ हासिल नहीं होगा। वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम बहुत खुश रहोगे इसके साथ। इन्होंने प्यार से समझाया तो महक ने सर हिला दिया। मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं कर सका। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो हर्ट हो। मैं इनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सकता। ये सब मुझसे नहीं होगा। सर झुकाए वो आहिस्ता से बोला, अस्सलाम वालेकुम आपो, कैसी हैं? रूम में आती अबीर लैपटॉप स्क्रीन देखकर खुश खुश होती बोली, वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और मेरी गुड़िया कहाँ है, वो कैसी है? सोफिया आपो ने जवाब देते साथ सवाल भी कर दिए। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और आपकी गुड़िया भी बिल्कुल ठीक है, इसको अभी सुला कर आई हूँ। सुबह इसने स्कूल जाना है। हंसकर कहते वो महक के साथ ही बैठ गई। आप दोनों बात करें, मैं आता हूँ। महक दिन को देखे बगैर उठकर ड्रेसिंग में चला गया। मिस्टर खड़ूस को क्या हुआ? अबीर ने हैरत से ड्रेसिंग के बंद दरवाजे को देखा। ये तो तुम बताओ ना कि तुमने मेरे भाई को क्या कहा है? इन्होंने मसनूई गुस्से से पूछा। आपके खड़ूस भाई कुछ कहने कहाँ देते हैं? एक ही रूम में रहते हुए ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे मैं हूँ ही नहीं। बड़ी ही कोई खुश्क मिजाज इंसान है आपके भाई। बगैर इनके गुस्से का तासुर लिए इसने अपनी भड़ास निकाली। सोफिया आपो इसके अंदाज पे हंस पड़ी। क्या हो तुम अबीर? 2 ही महीने में मेरे भाई को इतना तंग कर दिया तुमने कि वो तुम्हारी शिकायत लगा रहा है। इन्होंने हंसते हुए कहा तो अबीर की आंखें फैल गई। मैंने कौन सा जुल्म कर दिया इस खड़ूस आफंदी पे कि इसने आपको शिकायत लगा दी? तुमने इसकी कॉफ़ी बंद कर दी है, क्या ये जुल्म है? सोफिया आपो मुसलसल हंस रही थी। एक तो पता नहीं इस काली कॉफ़ी में ऐसा क्या है कि जनाब को कुछ और नज़र नहीं आता। वो मुंह बनाकर बोली, वैसे पत्थर में दरार पड़ चुकी है। इन्होंने राजदारी से कहा, है सच्ची? इसके लब मुस्कुराहट में ढले। मैं तुम्हारी बहुत मशकूर हूँ अबीर, तुम्हारी वजह से मेरे भाई की ज़िंदगी में फिर से खुशी आई है, और वो मेरी गुड़िया को एक बहुत अच्छी माँ मिली है। वो ममनूनियत से बोली। यार आपो ऐसा ना कहें, नहीं तो नाराज़ हो जाना मैंने। और थैंक यू तो मुझे करना चाहिए आपका। आपकी वजह से मुझे इतनी प्यारी फैमिली मिली, और सबसे बढ़कर अबीहा। इसने मुस्कुराकर कहा तो सोफिया आपो भी मुस्कुरा दी। कुछ देर मजीद बातों के बाद इसने कॉल बंद करके लैपटॉप साइड पे रखा और अपनी असाइनमेंट बनाने लगी। महद अभी तक ड्रेसिंग में था।
सुनिए। वो बाहर निकला तो अबीर ने पुकारा, जी सुनाइए। गहरा सांस लेके महद ने इसकी तरफ मुड़ा। क्या आप सच में अबीहा के स्कूल नहीं जाएंगे? वो उदासी से बोली, ओके फाइन, बता देता हूँ, लेकिन खबरदार अगर आपने आबी को बताया तो। इसके बार बार पूछने पे नफ़ी में सर हिलाकर तंबी करते बोला तो अबीर पूरी आंखें खोले इसको देखने लगी। मैं कहीं नहीं जा रहा और ना ही मेरी कोई मीटिंग है। बेड की दूसरी साइड बैठता वो बोला तो अबीर ने इसकी बात काट दी, तो फिर आपने अबीहा को मना क्यों किया? आपको पता है इसका मूड बहुत ख़राब हो गया था जब आपने मना किया। मुझे जाना था लेकिन फिर मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी। मैं कल अभी के स्कूल आऊँगा, आप दोनों के साथ नहीं, बाद में आऊँगा और इसको सरप्राइज़ देने। लेकिन खबरदार आपने इसकी उदासी देखकर कुछ भी बताया इसको। इसको घूर कर इसने उंगली उठाकर वार्न किया तो अबीर मुंह बना गई। अच्छा सुनिए। वो अपना लैपटॉप और फाइल्स उठाकर स्टडी की तरफ बढ़ा तो वो फिर से बोली, जी सुनाइए। इसकी तरफ मुड़कर आहिस्ता से बोला, कोई ज़रूरी काम करना है आपने अभी? पेंसिल हाथों में घुमा दी वो सोचकर बोली, नहीं इतना ज़रूरी नहीं, बस कुछ मेल्स करनी है, आप बताएं। वो वहीं खड़े इसने जवाब दिया, अच्छा फिर आप मुझे ये एक टॉपिक समझा दें। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हुआ, प्लीज़ आप बता दें, मुझे असाइनमेंट बनाकर देनी है। इसने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, अच्छा और आपको पढ़ाकर मुझे क्या मिलेगा? लबों के किनारों से फूटती मुस्कुराहट जब्त करते हुए संजीदगी से बोला, मैं क्या दूंगी आपको? वो सोचने लगी, मेरी कॉफ़ी रोज़ सुबह और रात को। इसने फ़ौरन अपनी मतलब की बात की, ओके फिर आपको शाम शाम की चाय मेरे साथ पीनी होगी। लब दबाते इसने अपनी शर्त रखी, डन। सर हिलाकर इसके पास आकर बैठ गया। अभी ने टॉपिक का नाम बताया तो इसने संजीदगी से 15 मिनट में पूरा टॉपिक इसको समझा दिया। ये तो बहुत आसान था, थैंक यू। वो खुशी होती अपनी असाइनमेंट पूरी करने लगी। महद भी सर हिलाकर इसके साथ ही अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। गाहे बगाहे एक नज़र अबीर पे डालता जो पूरी तरह से अपने काम में गर्क थी। इसको उलझन होने लगी, पता नहीं क्यों। बेजारी से इसने लैपटॉप बंद कर दिया। इसका दिल कर रहा था अबीर बोले, कुछ बात करे इससे, थोड़ा तंग करे, लेकिन वो बुरी तरह मसरूफ़ थी। आज सुबह से इनकी कोई बात नहीं हुई थी। अबीर ने भी आज कोई शरारत नहीं की थी और ना ही ज़्यादा बात की थी। अगर आपका काम हो गया तो कॉफ़ी बना दें। ज़्यादा देर बर्दाश्त ना हुआ तो बोल उठा, 10 मिनट वेट करें, बस हो ही गया है। इसने बगैर इसकी तरफ देखकर जवाब दिया। महद लब भेजकर फिर से लैपटॉप खोलकर बैठ गया। 10 मिनट बाद अबीर ने अपना काम खत्म करके सब कुछ समेट कर साइड पे रखा और रूम से निकल गई। महद बिला वजह लैपटॉप खोले इसका इंतजार करने लगा। 15 मिनट बाद वो वापस आई तो हाथ में कॉफ़ी का मग था। महद के लब मुस्कुराहट में ढले लेकिन जल्दी से वो संजीदा हुआ। अबीर मग इसको देकर अपना काम करने लगी। दो लोग होने के बावजूद कमरे में खामोशी थी जिससे महद को उलझन होने लगी। वो बात करना चाहता था लेकिन अबीर को खुद से मुखातिब भी नहीं कर पा रहा था। आप आज जो आबी को समझा रही थी, क्या इसको समझ आ जाएगी ये सब बातें? वो अपनी जगह पे आकर बैठी तो इसने सरसरी सा पूछा। हाँ मुझे पता है वो मेरी बातें समझने के लिए अभी बहुत छोटी है, लेकिन ये सब ज़रूरी है, यही उम्र है इसके सीखने की, समझने की। इसलिए मैं इसको समझाना चाहती हूँ। अभी इसको मेरी बातें समझ नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होगी इसको मेरी हर बात समझ आने लगेगी। और अभी मैं ज़्यादा कुछ समझा भी नहीं रही, बस कुछ ज़रूरी बातें ही बताई हैं। अपनी डायरी पे झुके इसने संजीदगी से जवाब दिया, अभी तो वो बहुत छोटी है, दुपट्टा और इज्जत वगैरह का इसको नहीं पता, और अगर वो वेस्टर्न कपड़े पहनना चाहती है तो आपको मना नहीं करना चाहिए। इसने सादगी से मशवरा दिया। छोटी है लेकिन है तो लड़की। लड़की छोटी हो या बड़ी, इज्जत सबकी एक जैसी होती है, और दुपट्टे की अहमियत अभी से मैं इसको बताऊंगी तो इसको पता चलेगा। मैं माँ हूँ और ये माँ का फ़र्ज़ होता है कि अपनी बेटी को बचपन से ही वो सब बातें समझा दे जो कि ज़रूरी हैं। अभी बच्ची है अबीहा, इसीलिए मेरी बात प्यार से समझ जाएगी, लेकिन अगर बड़ी हो गई तो फिर इसको समझाना मुश्किल हो जाएगा। और वेस्टर्न कपड़े इतने भी ज़रूरी नहीं है कि इनका बगैर गुजारा ना हो। मैं अपनी बेटी को समझा लूँगी। इसके अंदाज में अबीहा के लिए सिर्फ प्यार और ममता थी। वो अपनी बेटी को वो सब सिखाना चाहती थी जो वो अपनी माँ से सीखना चाहती थी, लेकिन ज़िंदगी ने मौका ना दिया। माँ तो ना सिखा सकी, लेकिन माशरे ने सिखा दिया, और माशरे की सीख कितनी सख्त होती है वो अच्छे से जानती थी। इसीलिए अपनी बेटी को खुद सिखाना चाहती थी। इसकी बातें सुनकर महद ने सर हिला दिया और फाइल खोलकर बैठ गया। कहाँ जा रही है? कुछ देर बाद वो उठकर बालकनी की तरफ गई तो महद बेसाख्ता बोल पड़ा, नमाज पढ़ने लगी हूँ, कोई काम है? इसने हाथ में पकड़ी जाए नमाज सामने करता पूछा तो महद नाम में सर हिलाकर फाइल पे झुक गया। वो बालकनी में चली गई तो महद ने फाइल बंद करके साइड पर रख दी और बालकनी के खुले दरवाजे से अबीर को देखने लगा जो सर झुकाए दुपट्टा नमाज के स्टाइल में लिए नमाज पढ़ रही थी। महद इसका बेरिया सादा चेहरा देखे गया। इसका दिल अबीर की तरफ माइल होने लगा था। अबीर ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन महद इससे कुछ कह नहीं पा रहा था। इसके दिल में मौजूद डर इसको ऐसा करने से रोक रहा था जो इसने बड़े दावे से कहा था कि आने वाली सिर्फ आबी की माँ होगी। वो तो सिर्फ अल्फाज ही रह गए थे कि अबीर ने तो पहले दिन ही अपनी जगह बना ली थी। बस इसको एहसास अब हो रहा था, और ये एहसास बहुत मीठा सा था। वो जो संजीदा रहता था अब
बात में मुस्कुराने लगा था, अबीर की बात सुनने लगा था, मानने लगा था और ये सब इसको अच्छा लगता था, लेकिन वो अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पा रहा था। अबीर को देखते, इसके बारे में सोचते कब इसकी आंख लग गई वो इसको पता ही नहीं चला। तो जनाब, कैसी लगी आज की किस्त? अपने तबसरे ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या होने वाला है आगे की कहानी में? क्या होगा हमदान और हफ्सा की दोस्ती का? और क्या अबीर आबी को वो सब समझा सकेगी जो वो चाहती है? क्या महद करेगा अपने जज्बात का इजहार? जानने के लिए इंतज़ार कीजिएगा अगली किस्त का। खुश रहें और खुश